दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिटी ऑफ रवि पर। दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज से देश के विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में कुछ नियमों में मूलभूत बदलाव होने जा रहे हैं। तो ये क्या है बदलाव, इनको आज की इस क्लास में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस खबर की ओर कि पैन, आधार, तत्काल टिकट, यूपीआई चार्जबैक एंड मोर न्यू मनी रूल्स इन जुलाई 2025 यू नीड टू नो। यानी कि यहां बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स में जो मनी से रिलेटेड जो मामले हैं, इनमें कुछ मूलभूत बदलाव जो हैं आज से किए जा रहे हैं। तो क्या ये बदलाव है, चलिए अगली स्लाइड में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है रेलवे का नंबर, जो भारत का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जिसमें सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है देश के में जनरेट की जाती है। तो यहां आप समझिएगा कि रेल का जो सफर है अब से महंगा हो गया है और प्रति 1000 किलोमीटर की यात्रा पर, कितनी यात्रा पर, तो प्रति 1000 किलोमीटर की यात्रा पर अब आपको एसी में 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। यानी कि यहां आप समझ सकते हैं कि अगर नॉन एसी मेल में अगर आप बैठते हैं, एक्सप्रेस में बैठते हैं, तो आपको 1 पैसा प्रति किलोमीटर, और एसी क्लास में अगर आप सफर करते हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एसी में, तो यहां पर आपको 2 पैसे प्रति किलोमीटर देने पड़ेंगे। और ये मेंटेनेंस के चलते रेलवे ने इस किराए को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2025 से किराए में किस प्रकार के बदलाव होंगे, तो आप देख सकते हैं सब अर्बन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है, मंथली सीजन टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ऑर्डिनरी सेकंड क्लास की जब हम बात करते हैं तो 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधा पैसा लिया जाएगा। और बात करते हैं मेल एक्सप्रेस जो नॉन एसी है, प्रति किलोमीटर 1 पैसा, और एसी क्लास के लिए 2 पैसा 1000 किलोमीटर से ऊपर के लिए ये बात यहां पर की गई है। तो रेलवे ने इस प्रकार से किराया बढ़ा के एक बार फिर से लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाया है। लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे को किराए बढ़ाने के साथ साथ इन मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं। ये वर्तमान में भारतीय रेलवे की तस्वीर है। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, इस प्रकार की तमाम बातों को, इस प्रकार के तमाम प्रोजेक्ट को जरूर सुना होगा, लेकिन एक रेलवे की हकीकत यह भी है, ये देखिएगा, भारतीय रेलवे के गंदे टॉयलेट, जिनकी कंप्लेंट अक्सर आप लोगों को न्यूज में सुनने को मिलती रहती होगी। इसी प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में हर साल रेलवे में हादसे भी होते हैं, ट्रेन एक दूसरे से लड़ जाती है, पटरियों पर चढ़ जाती हैं, इस प्रकार के मामले भी आपको देखने को मिलते होंगे, जिसमें हर साल बहुत सारे बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो ये वर्तमान में भारतीय रेलवे की भीड़भाड़ वाली तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो रेलवे गरीबों के लिए चलाई जाती है, यहां पर आपको देखकर लगेगा कि क्या ये ट्रेन गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए क्या सरकार सच में विचार करती है, या भारत देश के अंदर गरीब व्यक्ति का काम सिर्फ इतना है कि वो जनगणना में उसकी काउंटिंग हो जाए और इसके अलावा वोट डालने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। मुझे तो यही लगता है व्यक्तिगत रूप से कि भारत देश के अंदर गरीब व्यक्ति का सीधा सास है, उसका वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो जनगणना में शामिल हो जाए और वोट डालने के लिए बूथ सेंटर तक पहुंच जाए। इसके अलावा गरीब व्यक्ति का कोई भारत देश में योगदान नहीं है या उसका और कोई उपयोग ही नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत में ट्रेनों में इस प्रकार के लटक लटक कर लोग जाते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जब दिल्ली से झांसी की ओर वो आ रही थी, दिल्ली से हबीबगंज की ओर आ रही थी, तो झांसी नाम के स्टेशन पर वहां के बीजेपी के एक विधायक साहब थे, उन्होंने इस एक यात्री से, जो वंदे भारत इतनी सिक्योरिटी वाली ट्रेन और इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन मानी जाती है, उस ट्रेन के भीतर घुसकर विधायक जी ने सीट ना बदलने के कारण को हवाला देते हुए इस एक यात्री के साथ मारपीट की। विधायक जी ने खुद नहीं मारा, उन्होंने अपने समर्थकों को बोला कि झांसी स्टेशन पर आकर मिलो, मुझसे एक व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है। तो झांसी के स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो कुछ 15-20 मुस्तंडे आकर चढ़े, पुलिस के सामने उन्होंने यात्री को पीट दिया। अब आप समझिए कि रेलवे की सिक्योरिटी में कितना बड़ा लूपहोल है ये, कि वहां पर पुलिस वाले यानी कि आरपीएफ के लोग भी खड़े हैं और उसके बाद भी यात्रियों को मारकर लोग चले गए। तो यहां पर मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव साहब यानी कि आदरणीय रेल मंत्री जी को इस प्रकार की चीजों पर भी कंसर्न लेने की आवश्यकता है। आप किराया बढ़ा सकते हैं, आपका हक है वो, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय रेलवे में सुधार नहीं हुआ, निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन मूलभूत सुधारों में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा कंसर्न है और इन पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ किराया बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है आपको। इसके अलावा बात करते हैं हम अगली, तो यहां पर तत्काल टिकट बुकिंग जो है, अब उसको आधार कार्ड से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी तत्काल की टिकट जो है वो बुक होगी। यानी कि आप यहां पर समझिएगा कि अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। आपके पास ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी को वेरीफाई कर दोगे, इसी के बाद आप टिकट को कंफर्म कर पाओगे। तो अपना आधार आईआरसीटीसी अकाउंट से आपको लिंक करना होगा। आधार वेरीफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी मिलेगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करके ही टिकट बुकिंग जो है हो सकेगी। तो ये एक अच्छा सुधार है कि किसी भी प्रकार के जो बिचौलिए होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी टिकट को अपने अकाउंट से क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं और फिर उनको बड़े दामों पर दूसरे लोगों को टिकटें बेचते रहते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि इस प्रकार से बिचौलियों को खत्म करने के लिए रेलवे का ये बहुत बढ़िया पहल है और इस पहल की अपन सराहना करते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे में एक और बदलाव हुआ है कि अब अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है,
टिकट कंफर्म होती है तो टिकट कंफर्म होने के लगभग आपको 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? चार्ट प्रिपेयर होने की जानकारी आपको 8 घंटे पहले, यानी कि रेलवे में ट्रेन निकलने से पहले 8 घंटे पहले आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। पहले क्या होता था कि टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर मान लो किसी की वेटिंग में टिकट बुक हो गई और वो इंतजार कर रहा है कि चार्ट प्रिपेयर होगा उसके बाद मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी, तो उसे रेलवे में ट्रेन निकलने से 4 घंटे पहले इसकी सूचना मिलती थी। लेकिन अब वो समय बढ़ा दिया गया है कि आपको 8 घंटे पहले ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो वेटिंग की टिकट थी वो कंफर्म हुई या नहीं। इसके साथ ही आपको बीच में 8 घंटे का गैप रहेगा, जिससे आप अपनी टिकट कहीं और भी बुक कर सकते हैं, किसी दूसरी ट्रेन में या दूसरे विकल्पों पर भी आप विचार कर सकते हैं। तो एक अच्छा कदम है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अब पेमेंट करते वक्त असली रिसीवर का नाम जो है दिखेगा। यह भी सरकार के द्वारा की गई एक बहुत बढ़िया पहल है। अक्सर क्या होता है आज के समय पर, आप देख सकते हैं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम कितने बड़े पैमाने पर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट, कोई भी क्यूआर कोड लोग भेज देते हैं, बोलते हैं मर्चेंट नेवी अकाउंट, इंडियन आर्मी का अकाउंट, उसमें आप पैसे डाल दीजिए। तो इस प्रकार की चीजें, बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिले और किसी भी व्यक्ति का वेरीफाइड नाम उसमें पक्का नहीं है कि नाम आए, किसी भी नाम से इस तरीके की चीजें हो जाती थी फ्रॉड। लेकिन अब निर्णय ये लिया गया है, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया नया नियम लागू करके कि यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी कि असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा, कोई फ्रॉड व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को लागू करने को कहा गया है। यानी कि बात करें हम तो 1 जुलाई यानी कि आज से आपको ये नियम बदले हुए देखने को मिलेंगे और ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है, जिससे साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं जो है ये कम होगी। इसके अलावा बात करते हैं कार के लवर्स जो हैं, उनके लिए भी एक सूचना है कि जो लोग एमजी हेक्टर वगैरह की कारें वगैरह खरीदते हैं, तो उनके लिए अच्छी सूचना नहीं है, उनके लिए एक बुरी सूचना है। बुरी सूचना यह है कि अगर आप एमजी हेक्टर या एमजी कंपनी की गाड़ियों को, मोरस ग्रेजिस नाम की कंपनी की गाड़ियों को अगर खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो अब आपको जेब से थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कैसे? तो याद रखना, कंपनी ने कीमतों में 1.5 तक की बढ़ोतरी जो है कर दी है। इसके पहले हम बात करें तो जनवरी में भी इसी प्रकार की कीमतों को बढ़ाया गया था एमजी की गाड़ियों को। लेकिन मुझे लगता है ये गाड़ियां खरीदता कौन है? इससे अच्छा तो आप टाटा की, महिंद्रा की गाड़ियां खरीदिए। और महिंद्रा की गाड़ियां खरीदेंगे तो भाई साहब भारतीय कंपनियां हैं, बढ़िया एकदम, जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनमें भी एकदम खरी उतरती हैं, पैमानों पर एकदम सर्टिफाइड होती है और बढ़िया तरीके से आप उन गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं, है ना। देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर जो है ये भी क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। गैस सिलेंडर मतलब कौन सा? तो हमारे घरों में प्रयोग लाया जाने वाला सिलेंडर नहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर की यहां पर बात हो रही है, जो लगभग नीले कलर का होता है। और आपने देखा होगा इस प्रकार की जो शॉप होती है, यानी कि जो स्ट्रीट फूड वाले लोग होते हैं, वो इस प्रकार के सिलेंडर्स का यूज करते हैं। बड़े बड़े दुकानदार जो हैं, जहां पर फास्ट फूड की दुकानें हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है, होटल्स में यूज किया जाता है। तो इस कदम से क्या होगा कि जो स्ट्रीट फूड वाले लोग हैं, जनरली वो क्या करते हैं, घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करते हैं, बोरे के अंदर पैक करके सिलेंडर को रख लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर सस्ता आता है। लेकिन अब से क्या है कि चूंकि इनकी कीमतों में कमी की गई है, दामों को 58.50 यानी कि लगभग बात करें तो 60 रुपए जो है इनको कम कर दिया गया है उनकी कीमतों में। तो आज से 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, ये 58 रुपए यानी कि 58.5 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 1665 से घटकर कितनी हो गई है ना, लगभग 1665 इसकी कीमत हो गई है, जो पहले कितनी थी, 1723.50, यानी कि 1723.50 में पहले मिल रहा था। तो इसकी कीमत जो है अलग अलग शहरों में ये अलग अलग दाम इसके होंगे, तो लगभग 60 रुपए के आसपास की कीमत कम होगी। अब से क्या हो सकता है कि जो चोरी छुपे बेचारे घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग स्ट्रीट फूड वाले लोग करते थे, जैसे व्हाट्सएप, ये पानीपुरी वाले हैं भाई साहब, इसके अलावा बीटेक, चाट वाला, बीटेक, एमटेक, यूपीएससी, सारे इस प्रकार के दुकानदार आपने देखे होंगे। तो अब ये क्या कर सकेंगे कि छोटे सिलेंडर के स्थान पर कॉमर्शियल सिलेंडर्स का यूज कर सकेंगे, क्योंकि अब वो सस्ता है। इसके अलावा एक और खबर है आखिरी में, 7वें नंबर पर आती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो दाखिल करने वाले लोग हैं, उनकी तारीख को अब क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस में फंसे हुए हैं और इसका हवाला उन्होंने दिया कि हमारे को और ज्यादा टाइम चाहिए ताकि हम आईटीआर को फाइल कर सके, ताकि हमें आगे भविष्य में कभी अगर लोन लेना हो तो लोन लेने की प्रक्रिया हमारे लिए आसान हो सके। तो यहां ध्यान रखना कि नई व्यवस्था के तहत सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी, यानी कि जो पहले 31 जुलाई थी, 31 जुलाई तक आपको आईटीआर भरना होता। अब क्या है, 15 सितंबर तारीख जो है ये दी गई है। यह खबर उन करदाताओं के लिए राहत की है जो दस्तावेज तैयार करने में देरी का सामना कर रहे थे। विशेषज्ञों ने कहा है कि अंतिम समय तक इंतजार करने से बेहतर है कि समय रहते आप आईटीआर को फाइल कर दें। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, यानी कि 1 जुलाई से जिन जिन नियमों में बदलाव होने हैं या बदलाव हो चुके हैं, वो मैंने आपको यहां पर अपडेट दिया है। उम्मीद करता हूं ये आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नाम है सिटी ऑफ रवि और यहां पर आपको करंट इश्यूज से रिलेटेड और बात करें हम तो सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।